हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो बच्चा, हम पढ़ रहे हैं हमारा पार्ट 8 जिसका नाम क्या है? बल तथा दाब। ठीक है, हमारा जो पार्ट 8 है जिसमें हम बल और दाब की बात कर रहे थे और इसमें हम बल की बातें सारी कर चुके हैं। मतलब ये जो इसमें देखिए 2 टॉपिक्स दिए हुए थे, कौन कौन से? इसमें टॉपिक दिए हुए थे बल और दाब, ये 2 टॉपिक हमको दिए हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, तो इसमें से एक है बल, एक था दाब। अब जो बल टॉपिक था इसको हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। मतलब बल के बारे में तो हम भाई क्या कर चुके हैं? सारी बातें जान चुके हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि बल जो होता है एक तरह से कहा जाए तो इसे हम अपकर्षण और अभिकर्षण के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी जाना कि बल जो होता है वो किसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। जब किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच में क्या होती है? कोई अन्योन्य क्रिया होती है, कोई इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर बल कार्य करता है। फिर हमने और भी कई सारी बलों की कुछ खोजबीन भी की कि अगर एक ही दिशा में बल लगेगा तो कैसे होगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या जाना? हमने ये भी तो जाना था कि बल के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, जैसे कि संपर्क बल, और असंपर्क बल, जिसे हम गैर संपर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने क्या देखा कि इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, एक होता है पेशीय बल और था एक घर्षण बल। वहीं अगर हम असंपर्क बल की बात करें तो इसमें हमने 3 बल देखे थे। कौन कौन से? एक था गुरुत्वाकर्षण बल, एक था चुंबकीय बल, और एक क्या था? स्थिर वैद्युत बल। तो देखो, हम इस तरह से सारी चीजें बल में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, किसमें? बल में, कि बल के बारे में हमने सारी चीजें जान ली। फिर हमने उसके जो प्रकार थे उनको भी जान लिया कि किस किस प्रकार के बल होते हैं। संपर्क बल के अंदर उसके उदाहरण में क्या आ जाते हैं? पेशीय बल, घर्षण बल। तो हाँ, ये कैसे कार्य करते हैं ये भी हमने समझा। फिर असंपर्क बल में हमने जाना कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है एक असंपर्क बल होता है और ये किस प्रकार से लगता है ये भी हमने देख लिया। चुंबकीय बल कैसे कार्य करता है ये भी जान लिया, और क्यों इसे असंपर्क बल कहते हैं ये भी जाना। स्थिर वैद्युत बल को भी हमने बहुत अच्छे से असंपर्क बल के अंतर्गत समझ लिया था। अब बल वाला जो हमारा टॉपिक है ना, ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया, कंप्लीट है, खत्म हो गया। अब एक और टॉपिक दिख रहा है इस चैप्टर में जो कि क्या है? दाब, मतलब कि प्रेशर। तो फोर्स हमने पढ़ लिया, बल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जाएंगे क्या? दाब को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बल वाले जितने भी टॉपिक थे, क्या आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत आई बेटा? कहीं भी कोई भी डाउट है? अगर आपको ऐसा लगता है कि बल टॉपिक में अभी हमारा कहीं पे डाउट क्लियर नहीं हुआ है या नहीं चीज़ें समझ आई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार उस क्लास को फिर से देखिएगा। हो सकता है पहली बार में वो चीज़ें क्लियर ना हो, लेकिन दूसरी बार में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। जिन बच्चों ने इनमें से कोई टॉपिक छोड़ दिया है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो भाई वो जाकर के कहाँ से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे पहले के चैप्टर्स भी जो 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर हैं उन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम करें स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या दाब में। तो आज हम देखेंगे कि दाब क्या है। पहला टॉपिक हमारा होगा दाब, और दूसरा होगा कि द्रवों तथा गैसों के द्वारा लगाया गया दाब, मतलब कि किसी भी चीज पर जब हमने ये पढ़ा कि बल लगाएं तो वो गतिशील अवस्था में आ जाती है, अपनी अवस्था परिवर्तित कर देती है। तो इसी प्रकार से जब किसी चीज पर दाब लगता है तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो दाब लगाती है, जैसे कि द्रव और गैस, क्या ये भी दाब लगाती हैं, और अगर ये दाब लगाती हैं तो ये किस प्रकार से लगाती हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो भाई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, और हाँ अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलिए अब टॉपिक की तरफ चलो। देखो, लकड़ी के तख्ते में कील को उसके नुकीले सिरे से ठोकना आसान होता है, क्योंकि क्षेत्रफल जितना छोटा होता है सतह पर दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दबाव उत्पन्न करता है। अब क्या है कि आप एक काम करिए, कील लीजिए, ठीक है, उस कील को उसके शीर्ष से और उसके कहाँ से, नीचे वाले जो नुकीले भाग है दोनों से ठोक करके देखिए। पहले ये कील का भाग जो है वो आप ऐसा लीजिए, मान लो कोई कील है जो कुछ ऐसी है, तो आप पहले टेबल पे इसको ऐसे रखिए, ठीक है। अब ऊपर से इसे हथौड़े की सहायता से क्या करिए, ठोकिए। क्या ये अंदर घुस जाएगी? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करिए, अब वापस से कील को लीजिए और अब इसे ऊपर से ठोकिए। क्या ये गड़ जाएगी? बिल्कुल गड़ जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया है कि लकड़ी के तख्ते में कील को उसके नुकीले सिरे से क्या करना, उसको ठोकना आसान होता है, क्योंकि क्षेत्रफल देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, कम हो गया है ना। यहाँ पर ये बस इतने क्षेत्रफल का प्रयोग कर रही है, जबकि इसके ऊपर का भाग इतने क्षेत्रफल का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो क्षेत्रफल जितना छोटा होता है सतह पर दबाव भी उतना ही क्या लगेगा, अधिक होगा। ठीक है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या करेगा, पर्याप्त दबाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे देखो, जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। अब सिर्फ इसमें दाब ही नहीं, यहाँ पर बल भी लगाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं कि इस उदाहरण को हमने पहले क्यों समझा, क्योंकि अब हम जानेंगे कि दाब की परिभाषा क्या है। देखो, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्यों समझा ये वाला उदाहरण, क्यों किया हमने, ये कील वाली बात क्यों जानी, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जब हमने समझा तो देखा कि यहाँ पर जब इस छोटे से क्षेत्रफल पे क्या लगा, बल लगाया गया, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर दाब जनरेट हुआ, और दाब जब बना तो वो क्या हुई, कील जो थी उस पृष्ठ के अंदर चली गई। तो किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाले बल है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम दाब कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? भाई ऊपर वाले हिस्से से क्या हो रहा है, नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल इसके हिस्से से ज्यादा है, तो यहाँ पर दाब क्या है, दाब भी कम लगेगा। क्षेत्रफल ज्यादा हो गया ना, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा, दाब भी अधिक लगेगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, कि ऐसा क्यों। तो देखो अगली स्लाइड देखेंगे, दाब का ये क्या होता है, ये है दाब का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है दाब का फॉर्मूला, क्या होता है दाब का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दाब को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो P बराबर
F अपॉन A। अब क्या है ये F अपॉन A? तो देखो दाब बराबर क्या है, बल बटा क्षेत्रफल जिस पर ये लगता है। ठीक है, एक तरफ है बल और एक तरफ है क्षेत्रफल। बल को हम कहते हैं फोर्स, तो F लिख दिया, क्षेत्रफल को हम कहते हैं एरिया, तो A लिख दिया। अब देखो फोर्स और बल जो प्रेशर और फोर्स जो है, दाब और बल जो है, ये दोनों क्या है, सामने सामने हैं। ठीक है, और अगर हम ये देखें क्या, दाब और क्षेत्रफल, तो ये क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जब एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना। जब कोई भी चीज, जब कोई ऐसे में लिखी होती है, जैसे हम यहाँ पे F की जगह पे अभी हम F को हटा देते हैं और सिर्फ A की एरिया की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसा है ना, F तो बाद में इसमें इंटू हो रहा है। ठीक, तो ये जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जब ये नीचे चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि इनकी वैल्यू जो है वो डिफर हो जाएंगी। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया अगर हमने बढ़ा दिया तो क्षेत्र दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया कम कर दिया तो दाब अधिक लगेगा। तो यही तो हुआ वहां पर। यहाँ पे क्यों नहीं समझ आ रहा, किसको नहीं आ रहा है ना भाई, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है कि जब हमने कील के बड़े सिरे को, ये एरिया कितना बड़ा है, इससे ठोकना शुरू किया तो ये जल्दी, पहली बात ये ठुकेगा ही नहीं, ये अंदर घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा, दाब ही नहीं लग रहा है ना, बहुत कम दाब लग रहा है, वो दाब उसको अंदर ठोकने के लिए पर्याप्त है ही नहीं। लेकिन जैसे हमने इस सिरे को इधर ले आए और अब हमने देखा यहाँ पे तो बहुत छोटू सा क्षेत्रफल है, और अब हमने ऊपर से बल लगाया, जितना बल लगाया उतना दाब लगना शुरू हुआ, और ये क्षेत्रफल छोटा था तो दाब अधिक लगा, और ये इसके अंदर क्या हो गई, ये इसके अंदर घुस गई, ठुक गई, है ना। आई बात समझ, क्लियर हुआ कि दाब क्या है, कैसे लगता है, हम इस फॉर्मूले को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो भाई, है ना, पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब एक नोट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये दाब लग रहा है, ये क्या है, किसी भी चीज पर जो लंबवत बल लगाया जाता है जब, ठीक है, तो क्या होता है, दाब लगता है। ठीक है, क्या बात करने हैं कि ये बोल रहे हैं कि उस पृष्ठ पे क्या होगा, लंबवत रहेगा वो जो हम बल लगाएंगे ना। जैसे अभी हम कील ठोक रहे थे, तो हम किसी पृष्ठ पे क्या कील ऐसे साइड से ठोक रहे थे, साइड से रख के ठोक रहे थे, नहीं ना, हमने उसको ऊपर से रखा था और लंबवत हम उसे ठोक रहे थे। ठीक है, कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनको जब इतना सारा सामान उठाना रहता है तो ये क्या करते हैं, पहले ये यहाँ पर एक छोटी सी कपड़े की क्या बनाते हैं, कपड़े को गोल गोल लपेट लेते हैं और फिर उसको रखते हैं। भारी बोझ को ले जाते हुए यहाँ पर इस चित्र में आपको कुली दिखाया गया है। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। अब क्या किया इन्होंने, ये तो था ही, है ना, ये इसका बोझ तो है, भार तो है, इन्होंने इन दोनों के संपर्क में आने वाला जो एरिया था, अपने सिर की जो पॉइंट वाला भाग था, इसको बढ़ा दिया। क्या किया, एक कपड़े की इन्होंने गोल सी ऐसी बनाई और उसको अपने सर पर रख ली, तो अब वो जो एरिया था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये इस बढ़े हुए एरिया पे क्या रखेंगे, सामान रखेंगे, तो जो दाब पड़ रहा है उसका वो इनके शरीर पर कम लगेगा और इनको बोझ उतना महसूस नहीं होगा जितना ये डायरेक्ट अपने सर पे रख करके चलेंगे तो महसूस होगा।
आई बात समझ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, उस क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। क्षेत्रफल जैसे ही बड़ा हो गया तो दाब लगना कम हो गया, और दाब कम लगेगा तो बोझ कम महसूस होगा। क्लियर है भाई? चले आगे। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। अब देखो, अगर हमारा बल बराबर हो, जैसे कि अब वही वापस से ये कील वाले पे आ गए, तो हम भी कील वाला उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये कील थी। अब इन्होंने बोला कि आप इन दोनों तरीके से स्टेबल पे क्या करो, कील को ठोको। अब बल तो हम सही लगा रहे हैं, एक ही जैसा बल लगा रहे हैं, जितना बल हमने यहाँ पर लगाया उतना ही बल हमने यहाँ पे भी लगाया। उसके बाद भी ये वाली कील जल्दी से क्या हो गई, टेबल के अंदर चली गई, ये वाली नहीं गई। क्यों? क्योंकि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उस पर भी तो निर्भर करता है, क्योंकि दाब जो था इसका क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, बल बटे क्षेत्रफल। तो सिर्फ बल पर ही थोड़ी ना निर्भर कर रहा है, दाब जो है जो लगेगा वो सिर्फ बल पर निर्भर नहीं करेगा, वो बल पर भी है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। तो बल तो अगर आप समान लगा रहे हो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल पर भी तो निर्भर करेगा, क्षेत्रफल कितना है, कम है, अधिक है, कैसा है। तो यहाँ पर देखो यही बता रहे हैं कि बल अगर बराबर हो जाता है तो अगर क्षेत्रफल कम है तो उस पर दाब जो है बहुत अधिक लगा, और अगर क्षेत्रफल कैसा है, बहुत अधिक है, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ गया तो अब दाब कैसा लगेगा, कम लगेगा। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर सकता है। तो वही सेम बल जो हम यहाँ पर लगा रहे थे वही जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक, ओके, आगे देखें। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा वाला टॉपिक, जिसमें हम क्या समझ रहे हैं कि द्रवों तथा गैसों के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो कैसे हम समझेंगे, मतलब कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस किस तरह से क्या करती हैं, प्रेशर को दूसरी चीज़ों पर लगाती हैं, हमको इसको समझना है। तो इनको हम किससे समझेंगे, अब हम इनको क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, हमने दाब समझ लिया, अब हम बस क्रियाकलाप देखेंगे और क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे कि द्रव और गैस जो हैं वो किस प्रकार से किसी वस्तु पर दाब लगाती हैं। देखो, अब यहाँ पर हमें कुछ कुछ सामान लेना होगा, पढ़ती जा रही हूँ, सुनते जाना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। व्यास मतलब कि जो इसके बीच का ये चौड़ाई जो होती है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि रबड़ की शीट हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप गुब्बारा भी ले सकते हो जिसे आप नीचे लगा सको। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, गुब्बारा लगा देना है। उसको थोड़ा अच्छे से कस देना कि पता चला ऊपर से पानी डालें तो वो नीचे से निकल ही जाए, है ना। तो ऐसा ना हो तो उसे अच्छे से क्या करना, कस देना। अब इसके बाद आपको ऐसे बिल्कुल बीच से पाइप को पकड़ लेना है और उसको एकदम ऐसे ऊर्ध्वाधर रखना है, मतलब कि एकदम लंबवत रखना है। उसके बाद अपने दोस्त से कहना है कि इसके अंदर क्या करे, पानी डाले थोड़ा, ठीक है। अब उसने लगभग इतने तक पानी डाला तो क्या देखोगे आप, ये क्या फूल जाएगा,
तो हाँ, यहाँ पर हमको इसकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई देगा। ये क्या होगा, रबड़ की जो शीट है या गुब्बारा है वो बाहर की तरफ क्या होगा, फूल जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। अब साथ में आपको यहाँ पर नोट भी करना है कि कितनी ऊंचाई है। मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान लो आ जाता है। तो 10 सेंटीमीटर में पानी में ये इस प्रकार से फूल जाता है। आगे क्या करना है, पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए, रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? अब अभी पानी कहाँ पे था, यहाँ था मान लो 10 सेंटीमीटर। अब आपने बोला कि थोड़ा और पानी डालो, तो अब जब पानी डाला तो मान लो ये हो जाता है 22 सेंटीमीटर। अब जब आपने इतना पानी डाला तो आप देखोगे कि अभी ये इतना ही फूला था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, और अधिक फूल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, देखो किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता ये चला कि जब हमने क्या रखा, पानी इतना रखा, तो इतने पानी ने क्या किया, इस पर कुछ दबाव लगाया, और वो जो दबाव था वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया, है ना। अगर दबाव नहीं पड़ता तो ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहता, फूलता क्यों, तो यहाँ पर कुछ दबाव पड़ा और ये इसके स्तंभ की वजह से। अब इसमें और ज्यादा जब पानी डाला तो पानी क्या हुआ, और अधिक पानी जब डाला तो दबाव भी क्या हो गया, और अधिक बढ़ गया। ठीक है, डिक्रीज नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके कंपेयर में, इसकी तुलना में ये चीज क्या हो गई है, और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या आया कि जो पानी का कोई भी बर्तन होता है, जैसे हमने ये स्तंभ में लिया था, तो ये जो स्तंभ है, पानी के स्तंभ की जो ऊंचाई है उस पर निर्भर क्या करेगा कि इस पर कितना दबाव पड़ेगा। अब मान लो कि इसकी ऊंचाई हम और बढ़ा देते और पानी डालते तो इस पर दबाव और पड़ता जाता। समझ आया। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस स्तंभ में कम पानी डाला, मान लेते हैं ये स्तंभ इतना ही था ही नहीं, तो इसकी लंबाई किस पे निर्भर करती है, इस पे पड़ने वाले दबाव पर, इसकी ऊंचाई उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो द्रव भी क्या करते हैं, दबाव डालते हैं भाई। आगे हम एक और क्रियाकलाप देखेंगे जो कि क्या है, क्रियाकलाप नंबर 9। इसमें क्या कह रहे हैं, तो इसमें देखो प्लास्टिक की बोतल लीजिए, आप पानी या मृदु पेय मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक जो आते हैं घर में, इनकी उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार बोतल के पद के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कर दीजिए। क्या क्या बोल रहे हैं, एक बॉटल ले लो भाई, एक कांच की ट्यूब ले लो, उसको थोड़ा सा गर्म करो, क्योंकि क्या है इसमें से ऐसे छेद तो कर नहीं पाएंगे, तो उसे गर्म करो और तुरंत इसके अंदर डाल दो। ये प्लास्टिक है, पिघल जाएगा। और थोड़ा ध्यान देना है कि उसके बाद पानी जो है वो बहे ना, रिसे ना। अगर ऐसा होता है तो मोम की परत लगा के हमको क्या कर देना है, यहाँ पे लॉक कर देना है, ताकि क्या हो, पानी ना निकले। ठीक है, अब इसमें पानी भर दिया है। ओके, चलो आगे देखें क्या करना है। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 8.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, जैसे आपने पहले वाले में एक बलून या रबड़ की शीट लगाई थी वैसे ही लगा देना है। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं, अब क्या करना है, हमें बोतल को पानी से भर देना है। इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है। बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है। अब देखो हम इसमें इतना पानी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये फूल जाएगी, और पानी डालेंगे तो ये और फूल जाएगी।
तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दाब है वो सिर्फ नीचे से ही, द्रव जो होता है वो सिर्फ नीचे ही दाब नहीं डालता, बल्कि जो उसका पृष्ठ होता है उस पर भी क्या करता है? दाब डालता है, जिसकी वजह से जब हमने इसके पार्श्व भाग में, मतलब कि इसके साइड पे हमने ये बलून लगाया, तो हमें इससे पता चला कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इसमें दाब लग रहा है। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में, दीवार में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना ये दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? तो हाँ, बिल्कुल ये दर्शाता है। आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो द्रव बर्तन की ऊंचाई होती है, ठीक है, वो भी क्या करती है? उस पे पड़ने वाले दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर जितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे उसमें हम पानी डालते जाएंगे, द्रव डालते जाएंगे, दाब बढ़ता चला जाएगा। साथ ही जो किसी भी चीज का जो पार्श्व भाग होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, वहां पर भी द्रव क्या करता है? दबाव डालता है। और भी चीजें जानते हैं द्रव के बारे में। तो देखो एक और क्रियाकलाप आ गई हमारे पास 8.10। इसमें क्या कह रहे हैं? तो प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? ये क्या दर्शाता है? अब आप क्या करोगे? यहाँ पर ऐसे 4 जगह एकदम बराबर भाग में, ऊपर नीचे नहीं, बराबर भाग में 4 दिशाओं में 4 सुराख करेंगे, छेद कर देंगे, और छेद करने के बाद बॉटल में क्या करेंगे? पानी भरेंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी दूरी से पानी इसमें से गिर रहा है, जितनी दूरी से इसमें गिर रहा है, लगभग बराबर, अगर आपके छेद बराबर हैं, आपने बड़ा छोटा वाला काम नहीं किया है, लगभग बराबर छेद किए हैं, तो क्या होगा? समान दूरी से समान प्रेशर के साथ ये पानी क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि द्रव जो है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो जितनी गहराई हम रखेंगे उससे क्या करेंगे? वो समान दाब डालते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। हमने इसकी 2 क्रियाकलाप देखी हैं, जिसमें हमने जाना कि जो द्रव होता है वो क्या करता है? बर्तन के न केवल निचले स्तर पे, बल्कि जो बर्तन की दीवारें होती हैं उस पर भी क्या करता है? दाब डालता है। ठीक है, अब अगर हम गैसों की बात करें तो गैसें जो होती हैं जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। तो गैसें भी इसी प्रकार से किसी भी बर्तन में अगर किसी आयतन को घेरती हैं तो वो भी क्या करती हैं? उस पर दबाव डालती हैं। ठीक है, यहाँ तक भाई क्लियर है सबको? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। हो गया? क्लियर है? चलें आगे। तो यहाँ पर हमारा दाब वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ हमने एक टॉपिक को और कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लेकिन उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो बेटा, क्या है, एक नया टॉपिक है, एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उलझन हो सकता है कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये मत सोचना कि हमें कभी भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं समझ आती, एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, पूछो, जितनी बार हो सके पूछो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये हमें समझ ही नहीं आएगा। ओके, तो चलो भाई, यहाँ पर हमारा दाब वाला जो टॉपिक था ये तो खत्म हो गया, लेकिन अभी दाब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में, जो कि शायद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, और उसे हम कवर करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म।
अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सभी कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।